1-to-1 स्कूप के में आज राष्ट्रीय हस्तक वेलफेयर पार्टी के मुस्तफा फारूक का स्वागत है। ये यवतमाल में कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हैं। ऐसे वक्त हमने कोशिश की कि हम उनसे बात करें। उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और हमसे बात करने के लिए समय निकाला। हम उनका धन्यवाद अदा करते हैं। फारूक साहब, आज ज्वलंत मुद्दे देश को घेरे हुए हैं, उसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं ख़ास तौर से बात करूँगा आपके पार्टी की फॉरेन पॉलिसी को लेकर और देश की सरकार की फॉरेन पॉलिसी को लेकर कि जो इजिप्ट में जो एक लोकतांत्रिक सरकार को बेदखल करके एक सैनिक शासक वहां पहुंच गए हैं और जिस तरह से क्योस फैला हुआ है, आपकी पार्टी इस पर क्या स्टैंड ली हुई है? सब भारत हमारा देश है। हमको इस बात पर हमेशा गर्व रहा है कि हम जो है दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के हवाले से हमारा जो कन्विक्शन है इसका तकाजा तो ये था कि भारत ने जो अपनी तारीख रकम की है वो हर एग्रेसिव और असर्टिव पावर की उसने मुखालफत की है। लेकिन बदकिस्मती से भारत पर अब जो अमेरिका का इन्फ्लुएंस है उस इन्फ्लुएंस ने जो है हमारे रोल को बहुत धुंधला दिया है। इजिप्ट में 55 ईयर्स के वक्फे के बाद 50 to 55 ईयर्स के बाद डेमोक्रेसी से जो गवर्नमेंट आई थी उस अवामी राय का एहतराम ख़त्म करते हुए फ़ौज का इस्तेमाल करते हुए वेस्टर्न पावर्स ने उस डेमोक्रेसी का कत्ल कर दिया। एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट को अरेस्ट कर लिया और जो फ़ौज थी उसने वो सारे क़ानून को और सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को उसने पूरा वायलेट ही नहीं किया बल्कि जनता का ऐसे कत्लेआम किया जिससे इंसानियत रोती है। तो सिंपली हमारी समझ ये है कि पार्टी के नाते हम जिस देश में रहते हैं उस देश की रिवायत को बरकरार रखने के हवाले से भारत की हुकूमत से हमने मुतालबा यही किया है कि वो इजिप्ट से अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को ख़त्म करें, भारत के एम्बेसडर को वहाँ से बुलाए और इजिप्ट के एम्बेसडर को यहाँ से रुखसत करें। जब तक कि वहाँ पर डेमोक्रेसी रिस्टोर नहीं होती, मोर्चे अरेस्टेड नहीं होते और सीसी अरेस्ट नहीं होते, तब तक भारत को ये स्टेप लेना चाहिए। ये तो बात हुई इजिप्ट को लेकर, लेकिन आप देख रहे हैं कि सीरिया में भी किस तरह से जो अमेरिका है और दूसरे यूएनओ की दूसरी फौजें हैं वो अटैक करने का प्रोग्राम बना रही है। तो किसी लोकतांत्रिक देश के ऊपर इस तरह से आक्रमण की कोशिश करना और वहाँ के सुख चैन को छीन लेना, इस पर भारत सरकार ने आखिर उसका विरोध ज़रूर किया है। आपकी पार्टी का इस पर क्या स्टैंड होगा? देखिए, हमारा स्टैंड दो बातें हैं। जब हम डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो हम वहाँ पर सीरिया की सरकार से ये कहते हैं कि उनको अवाम की राय का एहतराम करना चाहिए। वहाँ की अवाम जब एजिटेट कर रही है तो उनको अब बादशाही के तख्त से उतर आना चाहिए, बजाय इसके कि जनता का प्रकोप उन पर इतना पड़े कि फिर उनको सीरिया में रहना और बसना महाल हो, तो उनको हवाले करना चाहिए हुकूमत के। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि जहां हम सीरियन गवर्नमेंट से इस बात का मुतालबा करते हैं कि अवामी राय का एहतराम करें, वहीं हम इस बात को कंडेम करते हैं कि अमेरिका की कोई जागीर नहीं है सारा जग कि जहां जैसे चाहेगा जिसके बारे में वो डील करेगा। उसके ये जो दोहरे मेयारात हैं कि अपने लिए वो डेमोक्रेसी को पसंद करे लेकिन इजिप्ट में डेमोक्रेसी ना हो, सीरिया में डेमोक्रेसी हो तो उनकी मर्ज़ी की हो। तो ये जो सारे पैमाने हैं, हम समझते हैं कि अमेरिका का या इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ का यानी हुकूमतों का ये हक़ नहीं है कि वो किसी जनता के हक़ को वायलेट करते हुए अपनी तरफ से एक्शन ले। और हमने इराक़ देखा है कि इराक़ में आपने मास डिस्टिंक्शन के नाम पर पूरे इराक़ को तबाह कर दिया और वहाँ पर अपने इंटरेस्ट को आपने प्रिजर्व कर लिया। अभी आप शाम में भी यही चाहते हैं। ये केमिकल वेपन मिले नहीं मिले, कल की तहक़ीक़ ही आएगी कि ये केमिकल वेपन सीरिया के नहीं थे। लेकिन इस तरीके से गलत प्रोपेगेंडा, हमला करने का जवाब पैदा करना, ये किसी भी मुल्क की सावरेंटी के, वहाँ के आवाम की डिग्निटी के ख़िलाफ़ है और हम किसी एक्सटर्नल इंटरवेंशन को कंडेम करते हैं। और सीरियन गवर्नमेंट के जो अथॉरिटीज़ हैं बशार अल-असद से ये अपील करते हैं कि आवाम की राय का एहतराम करें, नक्शे दीवार पढ़ लें, आज नहीं कल उनको उससे उतरना होगा। अच्छा है कि वो शराफत से उतर आए। ये तो हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात। हम देश की राजनीतिक हालात के ऊपर आते हैं। हम देखते हैं कि गुजरात दंगों को लेकर जो बयान वहाँ के एक पुलिस ऑफिसर बंजारा ने दिया है, एक राइटिंग में दिया हुआ बयान, उसके बाद सरकारों की जो खामोशी है वो क्या बयान करती है? आप अपनी पार्टी की तरफ से सरकार को क्या स्टैंड लेने की बात करेंगे? देखिए, जो सरकारें हमारी कोई जो है वो खुला सांप्रदायिक फेस रखती हैं और कुछ छुपा सामुदायिक फेस रखती हैं। और बदकिस्मती से ये है कि लोकतंत्र के बावजूद जो हमारे बेसिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमको सिक्योर करते हैं, जो जस्टिस देते हैं, उसको राजनीति ने प्रभावित किया है।
गुजरात के बारे में सिर्फ भारत का नहीं बल्कि हर जानने वाला आदमी दुनिया भर का जानता है कि मोदी की स्टेट ने ये दंगे करवाए थे। मोदी इसके बेसिक कल्प्रिट हैं, लेकिन इनकी तहकीक हुई SIT ने मोदी को क्लीन चिट दी। अब इससे बढ़कर क्या चाहिए कि उन्हीं का ऑफिसर अब खुद ये बात को स्टेट करता हो कि उसने अमित शाह और मोदी के कहने पर यह किया था। अब इसके बाद कौन सा एविडेंस चाहिए? लेकिन न कांग्रेस इसमें सीरियस है, न बीजेपी को इस चीज़ के बारे में कोई टेंशन लेना चाहती है। इनके नज़दीक सारी इंपॉर्टेंस अपने स्वार्थ की है, अपने राजनीति की है। आज जो बीजेपी ने मोदी को प्रोजेक्ट किया है तो उनको ये लगता है कि अपना वोट जो हिंदुत्ववादी वोट है उसको कंसोलिडेट करने के लिए मोदी को लाना चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस ये समझकर खुश होती है कि मोदी आएगा तो जो लोग अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं स्पेशली मुस्लिम, तो वो फिर दौड़कर कांग्रेस की तरफ जाएंगे। तो ये जो है यानी अपनी जनता के ज़मीर का वो मिसगाइड करना, उसका इस्तेसाल करना, उसको जो है उसकी दशा भूल कराना और यहाँ पर राजनीति करना उसके मुताबिक है। हम सीधे सीधे मुतालबा करते हैं कि इनको जो है ट्रायल में लाया जाना चाहिए। अडवाणी ने अगर मसीह शहीद की है, उमा भारती है, विनय कटियार हैं, ये सारे मुजरिम अगर ऐसे नेता बनकर फिरेंगे तो भारत का मुस्तकबिल बहुत डार्क होगा। और भारत के मुस्तकबिल को सेव करना है तो जितने क्रिमिनल्स हों, चाहे वो कोई चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो अपोजिशन लीडर हो, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, उनको ट्रायल में लाना चाहिए और देश की जनता को इस बात का विश्वास दिलाना चाहिए कि यहाँ इंसाफ कायम है और इंसाफ कायम रहेगा। जी, उत्तर प्रदेश की हम जब बात करते हैं कि आप देखते हैं कि समाजवादी पार्टी ने सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने के विरोध में लोगों ने उन्हें अपने जीत की जो बागडोर है उनके हाथ में, उनकी पार्टी के हाथ में दी थी। लेकिन जब से उनकी पार्टी हुकूमत में आई है तो एक दंगों का एक सिलसिला शुरू है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश सरकार उसे रोकने में नाकाम हो रही है। तो क्या इसको आप कोई कॉन्स्पिरेसी समझते हैं उस सरकार को बदनाम करने की, या सरकार जो है उन दंगों को रोकने में जो है कामयाब नहीं हो पा रही है? हम ये समझते हैं कि देखिए किसी को भी बेवकूफ़ हमेशा नहीं बनाया जा सकता। कल मुसलमान ने मुलायम को वोट दिया था, मुसलमान ने वादे किए थे वादे, उसने वोट दिया। जब उसने वादे नहीं निभाए तो माया को दिया, माया ने वादे किए, उसने नहीं निभाए तो फिर मुलायम को दिया। अब मुलायम को लगता है कि इनकी नीयत तो साफ़ है नहीं, इंसाफ इनकी आदत है नहीं, एक्सप्लॉयटेशन इनकी प्रैक्टिस है, स्वार्थ इनका धर्म है। तो नतीजे में ये चाहते हैं कि सब अब दोबारा पार्लियामेंट का अगर वोट लेना है तो इनको दिए मखमसे में है कि मुसलमान का वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा। नहीं मिलने का जब अंदेशा है तो ये दो ऑप्शंस रख के चल रहे हैं। एक तो डरा कर कुछ जैसा भी 84 पर ये कोसी परिक्रमा का इशू था, जिसमें ये करना चाहते थे कि फिर बाबरी मस्जिद ऐसा कुछ तो भी वातावरण ख़राब हो, कुछ लोगों पर गोली चलाएं और मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाएं, इधर इनका वोट कंसोलिडेट हो, उधर जो है बीजेपी का वोट कंसोलिडेट हो। वो तो कामयाब हो नहीं सका, वो नहीं हो सका। तो अब इनकी दो कोशिशें हैं, एक तो डरा कर एतमाद में लें या नहीं तो पैरेलल इस बात की कोशिश करें कि इक्वेशन चेंज करें। अब इक्वेशन चेंज करके ठाकुरों के साथ और जो श्रेष्ठ क्लासेस हैं उनकी कोई नई इक्वेशन बन सकती है कि वो देखें। तो ये बैक वक्त दो सवारी करना चाहते हैं, इधर मुसलमानों को भी कॉन्फ्रेंस में रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो है ये अल्टरनेटिव डेवलप करना चाह रहे हैं। जब अल्टरनेटिव डेवलप करना चाहते हैं तो ये दूसरी क्लासेस जो हैं फिर ये नफ़रत की बुनियाद पर अपना वोट कंसोलिडेट कर सकती है, तो ये फसादात को हवा दे रही है। जैसा आज आपके सामने मुजफ्फरनगर चल रहा है और वहाँ पर मुसलमानों के वोट पे आने के बावजूद सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रही है और फिर वो ये इस तरीके से करना कि हमने फ़ौज बुला लिया तो फ़ौज मुजफ्फरनगर में है और देहात में फसाद हो रहा है। तो इनका विल नहीं है, इनको कोई भारतीयों से हमदर्दी नहीं है, इनकी हमदर्दी अपने फैमिली से है, अपने स्वार्थ से है, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट से है। तो ये इसमें कामयाब नहीं होंगे और आप देखेंगे कि आइंदा लोकसभा में मुलायम सिंह का जो ख्वाब है कि हम बड़ी पार्टी के तौर पर यूपी से आएंगे और हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो हम नहीं लगते कि वो मरने तक प्राइम मिनिस्टर बन सकें। जी, ये मैं आखिरी अंतिम सवाल आपसे कि कांग्रेस ने खाद्य सुरक्षा बिल एक 2014 के इलेक्शन को लेकर एक ब्रह्मास्त्र के तौर पे छोड़ा है। तो क्या आप समझते हैं कि खाद्य सुरक्षा बिल आने वाले चुनाव में या प्रैक्टिकली वो कितना पॉसिबल हो पाएगा? आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, हम ये समझते हैं कि बेसिकली जो बिल आया है कमियां तो उसमें हैं, लेकिन बहसियत मजमूई हर चीज़ को आप कंडेम करेंगे ये बात सही नहीं है।
ये तो स्टेट की ड्यूटी है कि स्टेट की जनता को वो बेसिक जो नेसेसिटीज़ है एटलीस्ट वो प्रोवाइड करें। बदखिदमती से चलिए 67-68 साल के बाद सही अगर सरकार कर रही है तो कोई अच्छे कदम को हम अच्छा कदम कहेंगे। और ये फैसिलिटी अगर जैसा कि उन्होंने कहा है ये अश्योर करते हैं और फैसिलिटी मिलती है तो इसको वेलकम किया जाना चाहिए। रही कुछ त्रुटियों की, कुछ इस्लाह की, तो वक्त के साथ उसके लिए संघर्ष चलेगा और वो संघर्ष की बुनियाद पर उसकी इस्लाह भी होती रहेगी। अब ये बात भी बहुत साफ़ है कि लोगों को इस बात की आदत पड़ गई है कि इंसाफ चूँकि उन्होंने खो दिया तो अब वो स्वार्थ के लिए इंसाफ करने लगे हैं। इसलिए अगर इन्होंने ये बिल लाया है तो इलेक्शन में फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इसी तरीके से और भी चीज़ें कुछ पेंडिंग है, जैसे वेमेन का रिजर्वेशन है, ये इसी तरीके से लाएंगे और अपने इलेक्शन को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम ये समझते हैं कि इनको फ़ायदा वहीं होगा जहाँ जनता के पास कोई विकल्प नहीं है। जहाँ विकल्प होगा कांग्रेस इसका फ़ायदा नहीं उठा सकेगी। लेकिन बहरहाल उन्होंने एक कदम उठाया है। अगर ये खाने का बेसिक सोर्स जनता तक पहुंचता है तो हम उसको इंडोर्स करते हैं, उसको वेलकम करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया 120 स्कूप से बात करने का आपका। ये थे वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्तफा फारूक जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ऊपर हमसे बात कर रहे थे। मैं शकील अहमद जहांगीर यवतमाल से।